मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 समास, जिसमें हमने समास की परिभाषा और समास के 5 भेद हम कर चुके हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। आज हम करेंगे बहुव्रीहि समास और इसके प्रश्न उत्तर। तो बहुव्रीहि समास है बेटा हमारा जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि कोई भी पद यानी ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, ये है आपका समास पद, विग्रह हुआ इसका नीला है, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर ना पहले का ना दूसरे का बल्कि अन्य अर्थ का बोध हुआ किसका, शिव जी का। पीतांबर पीले अंबर है जिसके श्री कृष्ण, तो तीसरे अन्य अर्थ का बोध दशानन, 10 आनन है जिसके रावण। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। चतुर्मुख 4 मुख है जिसके ब्रह्मा। लंबोदर लंबा उदर है जिसका गणेश जी। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम इन दोनों का ही बोध ना करा के बल्कि क्या करते हैं, किसी तीसरे अर्थ का बोध करते हैं, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। अब है कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों के उदाहरण हो सकते हैं। विग्रह करने से इनका अंतर समझ में आता है कि जो कुछ आपके जो समास हैं, जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास है, इसमें कुछ जो आपके समास हैं उनके उदाहरण एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हमें समझ में आता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का हमने करा लंबा उदर, हमने उदर की विशेषता क्या बता दी, लंबा, तो ये तो कर्मधारय हो गया। लेकिन जब हमने कहा लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर है कि चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह तो द्विगु समास हो गया, और 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब है आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, समास किसे कहते हैं, इसमें कितने पद होते हैं। तो उत्तर आएगा, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और समास है इसके 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। समास के 2 पद होते हैं, कौन कौन से, पूर्व पद तथा उत्तर पद। दूसरा प्रश्न है हमारा, समास के कुल कितने भेद हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो समास है उसके कुल 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, आजीवन। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या हो गया, आजीवन, और विग्रह हुआ इसका जीवन भर। दूसरा तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्विगु समास, चौराहा 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास, रात दिन, रात और दिन। कर्मधारय समास, नीलकमल, नीला है जो कमल। बहुव्रीहि समास, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। तो ये 6 भेद हैं, 6 के उदाहरण आपको एक एक उदाहरण बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानते हैं, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कि जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होगा, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह हट जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मधारय समास में दोनों पदों में किस किस प्रकार का संबंध होता है। कर्मधारय समास के 2 संबंध बताए हमने। तो कर्मधारय समास में दोनों पदों में एक तो विशेषण विशेष्य का और दूसरा है वो उपमान उपमेय का संबंध होता है। किस किस का, एक तो विशेषण विशेष्य का यानी विशेषता बताई जाती है जिसमें, और एक होता है उपमान उपमेय का जहां पर तुलना की जाती है, ये संबंध उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विगु समास की क्या विशेषता है, 2 उदाहरण बताइए। तो द्विगु समास है, द्विगु समास में पहला पद है वो संख्यावाची होता है। जैसे उदाहरण हो गया इसका चौराहा, 4 राहों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत की होता है, तथा जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का मेल होता है। कि जो बहुव्रीहि समास है उसके अंदर किसका होता है, आपका विशेषण विशेष्य, बहुव्रीहि समास है उसमें तीसरे पद की ओर संकेत होता है,
जबकि कर्मधारय समास है उसमें विशेषण विशेष्य। तो उदाहरण है आपका जैसे लंबोदर, लंबा उदर, कर्मधारय समास, और लंबोदर का विग्रह लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। आगे है निम्नलिखित समास पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। जो समास पद दे रखे हैं उनका विग्रह करना है, फिर नाम बताना है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी, बहुव्रीहि समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। यहाँ पर मिर्च की विशेषता क्या बता दी, वो काली है इसलिए कर्मधारय। वनवास, वन में वास, तत्पुरुष समास, क्योंकि क्या ये यहाँ पर कारक की विभक्ति। आमरण, पहला शब्द अव्यय है इसलिए मरण तक अव्ययी भाव समास। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, विभक्ति आ रही है इसलिए तत्पुरुष समास। चौराहा, चार राहों का समाहार, पहला शब्द संख्यावाची इसलिए द्विगु समास। नेक्स्ट है समस्त पद बनाइए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो समस्त पद बनाना है हमें इसके। चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली क्या बना, चंद्रमुखी, कर्मधारय समास। प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास। नीला गगन, नील गगन, कर्मधारय समास। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, तत्पुरुष समास। भाई और बहन, भाई बहन, द्वंद्व समास। चार राहों का समूह, चौराहा, द्विगु समास। अब है बहुविकल्प प्रश्न। आजीवन में कौन सा समास है, तो पहला पद क्या आ रहा है बेटा, आजीवन में आ शब्द क्या है आपका, अव्यय है, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, देखो चक्र को धारण करने वाले अर्थात कौन हो गए, विष्णु, तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। चार राहों का समाहार यानी कि चौराहा। अन्य पद किसमें प्रधान होता है, तो अन्य पद किसमें प्रधान होता है बेटा, बहुव्रीहि समास में। तो ये चैप्टर है आपका, ये कंप्लीट हो गया है। तो ये प्रश्न, तो आपको ये बुक एक्सरसाइज है, बुक में नोट करनी है, और बाकी ये प्रश्न उत्तर आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our chapter number 3 of civics, and today we start our history portion. Okay, so today we revise our first chapter of history, name, what, how and when. So let we continue our today's class with the exercise of chapter number 1. First is fill in the blanks. The period of history when human beings did not know how to read and write is called prehistory. कि जब लोग लिखना या पढ़ना नहीं जानते थे तो उसको क्या कहते थे, प्री-हिस्ट्री कहते हैं। The study of inscriptions is known as epigraphy. कि inscriptions की जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी बोलते हैं। अर्थशास्त्र was written by कौटिल्य, कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। Manuscripts is a set of letters in which a language is written. कि manuscript क्या है, ऐसा लेटर्स का समूह है जिसके अंदर लैंग्वेज लिखी गई है। AD stands for एनो डोमेनी। AD किसके लिए स्टैंड करता है, एनो डोमेनी के लिए। AD की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमेनी। और अगर आपसे BCE की फुल फॉर्म पूछ ले तो बिफोर कॉमन इरा, और अगर CE की पूछ ले तो कॉमन इरा। तो ये सारी इनकी फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज, कि पास्ट की स्टडी क्या कहलाती है, मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री। तो क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। आंसर क्या है अपना, हिस्ट्री। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, कि इनमें से कौन सा रिलीजियस लिटरेचर का एग्जाम्पल है। हर्षचरिता, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, उपनिषद। आंसर इज उपनिषद। थर्ड इज हु रोट इंडिका, कालिदास, मेगस्थनीज, बाणभट्टा, फाहियान। तो इंडिका किसने लिखी, मेगस्थनीज ने। फोर्थ इज डैश इज द बिगनिंग ऑफ न्यू ईरा विच स्टार्टेड विद द ईयर 1 एंड इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कि कौन सी वो ईरा है जो 1 ईयर से स्टार्ट हुई है और आज तक चली आ रही है। AD, BCE, BC या CE। तो आंसर इज CE, कॉमन एरा। नाउ वी डू द मैच द फॉलोइंग ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट,
कॉइन, फोक टेल्स, हर्ष चरिता, हुन तानसेन, एपिक, बाणभट्टा, चाइनीज ट्रेवल, महाभारता, न्यूमिस्टिक और पंचतंत्रा। तो आंसर है फर्स्ट कॉइन्स को हम मिलाएंगे न्यूमिस्टिमेटिक, ठीक है। फोक टेल्स को हम मैच करेंगे पंचतंत्रा से, हर्ष चरिता को हम मैच करेंगे बाणभट्टा से, ये बाणभट्ट ने लिखी थी। हुई तानसेन चाइनीज ट्रेवलर था, और एपिक के अंदर आता है महाभारत। ग्रंथ क्या है अपना? महाभारत। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट इज न्यूमिस्टिमेटिक इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। दिस इज फॉल्स, क्योंकि न्यूमिस्टिमेटिक स्टडी है कॉइन्स की। एडिक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। दिस इज ट्रू। जीसस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड टू बोर्न इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई। नहीं, क्योंकि ये बीसी जो सीई से तो कॉमन एरा स्टार्ट होती है, और ईसा तो जो बीसीई है वो है। फॉल्स है तो ये। जैन अंगाज इन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर लिटरेचर। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये रिलीजियस लिटरेचर है। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज गिव 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के 2 सोर्स बताने हैं हमें। फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पुरातत्विक सोर्स और लिखित सोर्स। सेकेंड है व्हाट आर मोन्यूमेंट्स, कि मोन्यूमेंट्स क्या हैं। एन ओल्ड बिल्डिंग और अदर प्लेस दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल रेड फोर्ट, ताजमहल, कि ऐसी पुरानी बिल्डिंग या अन्य प्लेस जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब इतिहास की महत्ता रखता है, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है। थर्ड इज व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या है, जो जीवाश्मेष हैं क्या है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द पास्ट, कि फॉसिल्स उन चीज़ों के बचे हुए टुकड़े हैं जो पास्ट में जीवित थे या पास्ट में रहते थे। अब है व्हाट आर मनुस्क्रिप्ट्स, मनुस्क्रिप्ट्स क्या है। आंसर इज एनी हैंड रिटन रिकॉर्ड विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू एज मनुस्क्रिप्ट्स, कि ऐसा हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हाथ से लिखी हुई हो उसको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज स्टेट द STAT, सॉरी बेटा यहाँ पे ई और आएगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के बारे में हमें बताना है। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल लिव्ड एट एंड ड्रेस्ड इन पास्ट, कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि प्राचीन काल में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे और क्या पहनते थे। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द ह्यूमन ग्रोथ एंड सिविलाइजेशन, कि हिस्ट्री हमें मानव के जो विकास हुआ है और जो उसकी सभ्यता है उसके बारे में बताती है। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ वंस ओन कंट्री, कि हिस्ट्री हमें किसी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में बताती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन, कि उन लिटरेरी सोर्सेज को बताइए के टाइप्स बताइए जो हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने यूज़ किए थे। द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेरी सोर्सेज के टाइप हैं। द लिटरेरी सोर्सेज आर 2 टाइप्स, लिटरेरी सोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है, दोज बुक्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स विच प्राइमरली डील विद रिलीजन, कि ऐसी बुक या ऐसी मनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई बुक जो डील करती है धर्म से, जैसे द वेदा, द एपिक, कि वेद या ग्रंथ। सेकेंड इज सेकुलर लिटरेचर, जो मतलब कि एक तो ये तो धार्मिक है, ये अधार्मिक है। दोज टेक्स्ट विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉन रिलीजियस नेचर, कि वो टेक्स्ट जो हमें धर्म के अलावा इंफॉर्मेशन देता है। आंसर इज सॉरी आंसर नहीं, एग्जाम्पल इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल क्या है? कौटिल्या की अर्थशास्त्र। इसके अंदर राजनीति के बारे में बताया गया है कि किसी देश के ऊपर शासन कैसे किया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्टेट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कि कैसे ज्योग्राफी भूगोल हमारे देश के इतिहास पे प्रभाव डालता है। माउंटेन इन नॉर्थ हिमालयन प्रोवाइडेड ए नेचुरल बैरियर टू इंडिया बाय कीपिंग अवे इन्वेडर्स एंड कोल्ड विंड्स, कि हमारे देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो हमें नेचुरल बैरियर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक अवरोध प्रदान करता है, जो हमें विदेशों से आने वाले दुश्मनों से और ठंडी हवाओं से बचाता है। ठीक है, अगर माउंटेन नहीं होता तो हमारा जो पूरा इंडिया है वो बर्फ का जमा हुआ होता, तो जो ठंडी हवाएं होती हैं और जो दुश्मन हमारे देश में आने की कोशिश करते हैं उनसे हमें हिमालय पर्वत बचाता है। लॉन्ग कोस्ट लाइन हैज़ ऑल्सो अनेबल हर टू ट्रेड, और जो लंबी लंबी तट रेखाएं हैं वो इसको ट्रेड के योग्य बनाती है। रिवर्स हैव प्रोवाइडेड फर्टिलिटी टू द सॉइल प्रोमोटिंग ह्यूमन सेटलमेंट, और जो रिवर्स हैं वो प्रोवाइड कराती है फर्टिलिटी, और जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाती है, और जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ होगी वहाँ पे मानव भी ज़्यादा निवास करेगा। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, गिव एग्जाम्पल, कि इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट क्या है, एग्जाम्पल देने हैं हमें। तो इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन टेक्स्ट विच हैव बीन क्रेव्ड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, पिलर, टैबलेट, कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, वो रिटर्न टेक्स्ट होते हैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कि सॉलिड जो कठोर धरातल के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे वॉल के ऊपर कुछ लिख दिया, पिलर के ऊपर या बड़ी बड़ी सीलियों के ऊपर। इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट्स आर द रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉयल कमांड्स विच वर इश्यूड बाय रूलर, कि एडिक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं जो किसी शाही राजा के कुछ निर्देश या उनके आदेश होते हैं। ठीक है, जो किसी राजा ने आदेश दिए हुए हों या निर्देश दिए हुए, जैसे अशोकन एडिक्ट्स, की अशोक के आदेश। नेक्स्ट इज व्हाट आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द मटेरियल रिमेन लेफ्ट बाय पीपल लॉन्ग अगो, कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मेनली किस पे बेस होते हैं, कि जो पुराने लोगों के अवशेष छोड़े हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड बरीड डीप अंडर द अर्थ, और ये कहाँ दफन है, बहुत अर्थ के बहुत अंदर दबे हुए हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मोन्यूमेंट, केव्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एटसेट्रा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या है, मोन्यूमेंट्स हैं, केव्स हैं, कॉइन्स हैं और इंस्क्रिप्शंस हैं। Okay students, I hope you understand the chapter number 1 of history very well. You revise it for your SA1 examination. Thank you. Have a nice day. Good morning 6th class. So let's start our today's maths class. So in the today's class we discuss about exercise 6.4, that is about the decimal number, how to use decimal number in real life. Real life में क्या होगा, हमारे पास हम टर्म्स यूज करते हैं बहुत सारी इन रियल लाइफ, जो कि हमारे पास डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे वो हमारे पास है। फर्स्ट जैसे पैसा और रुपीज होता है, तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अगर हमें किसी में पैसे से रुपए में चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, लेकिन अगर रुपए से पैसे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, ऐसे हमारे पास केजी होता है 1 किलो जिसको बोलते हैं, किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होते हैं। अगर मीटर से चेंज करना है किलोमीटर में तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डेसिमल में चेंज करना है और फर्स्ट पार्ट है इसका 72 रुपीज है एंड 65 पैसे, और इनको चेंज किसमें करना है, रुपीज में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है ये तो हमारे पास ऑलरेडी रुपीज में, हमें किसको चेंज करना है, 665 को पैसे में है, जो कि उसको किस में चेंज करना है, रुपीज में। सो वी नो दैट 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो अगर हमें 1 पैसा में निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा रुपीज से। तो यहाँ कितने पैसे हैं, 65, तो 65 पैसे कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, वो आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो अब क्या होता है, डेसिमल प्लेस कैसे लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करो
और उसके बाद 2 जीरो है तो राइट से 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया 0.65। अब आ गया ये 72 रुपीज 72 और यहाँ पे कुछ वो नहीं है तो मतलब एडिशन था और कितना था 0.65, ये भी रुपीज में आ गया। टोटल आंसर कितना आ गया ₹75 में ऐड कर दो। 75 के डेसिमल में कुछ नहीं, यहाँ कितना है 2 तो जो 2 जीरो लग जाएगी 0.65। क्या करना है हमें सिर्फ एडिशन 0.57 तो कितना आ गया 75.65 क्या आ गया इसका आंसर इन रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज So in the next part we again convert 47 rupees 39 पैसे into rupees। ये सिंपल रुपीज का होता है। ठीक है, तो रुपीज में ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑलरेडी रुपीज में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 39 पैसा फिर से वही लिखेंगे 1 पैसा इक्वल टू कितना होता है 1/100 रुपीज। सो कितना है यहाँ पे पैसा 39, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि क्या हो जाएगा 39/100। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करेंगे और उसके बाद जितने जीरोज है उतने प्लेस के पहले हम क्या लगा देते हैं डेसिमल। तो यहाँ कितना हो गया 47 रुपीज प्लस 0.39 और इसको ब्रैकेट में डाल के इसके आगे रुपीज लिख देते हैं। अब प्लस करो कितना आ जाएगा यहाँ से 47.39 इसका क्या आ गया रुपीज में कन्वर्जन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज So in the next question we again convert the decimals, convert these in decimals। So इसमें क्या है हमारे पास किलोमीटर और मीटर में है और उनको चेंज किस में करना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जो चेंज करना मतलब ये वाली टर्म तो सेम रहेगी, इसको हमें चेंज नहीं करना, इसको करना। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, लेकिन हमारे पास क्या मीटर से किस में चेंज करना हमें किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे यूनिट किलोमीटर। अब किस में निकालना है यहाँ 1 मीटर है और यहाँ कितना मीटर है 632। तो 632 मीटर में कितना हो जाएगा डिवाइड कर देंगे 632 को किससे 1000 से और आंसर किसमें आ जाएगा किलोमीटर में। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट चेंज करेंगे, यहाँ 4 डिजिट और यहाँ ऊपर 3 है तो 1 जीरो ऐड हो जाएगी आगे और कितनी जीरो है 1 2 और 3 इसके पहले क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब हमें दोनों चीजें किलोमीटर में हो गई तो सिंपली क्या करना है प्लस करना है। तो 5 किलोमीटर और उसके प्लस में क्या होगा 0.632 किलोमीटर कितना आ जाएगा 5.632 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इन विच वी हैव टू यहाँ है 3 मीटर 86 सेंटीमीटर दैट वी हैव टू चेंज इनटू मीटर। ठीक है, तो मीटर में तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे और इसको चेंज करना है सेंटीमीटर से किसमें मीटर में। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर चेंज करना है किसमें मीटर में। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा मीटर। और यहाँ कितना सेंटीमीटर 86, तो 86 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 86 के अपॉन में क्या लिख देंगे 100। डिजिट सेम करेंगे और उसके बाद 2 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल हो गया दोनों चीजें मीटर में। तो क्या कर देंगे सिंपली ऐड कर देंगे 0.86 मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.86 मीटर क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है so in the next part we have only and only one term there 245 millimeter we have to convert it into centimeter। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। हमें किससे चेंज करना है मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। सो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा ये 10 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से कितना मिलीमीटर है 245 मिलीमीटर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा 245 और अपॉन में 10 कितनी जीरोज है सिर्फ 1 तो कितना आ जाएगा 25.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको चेंज करना है मिलीमीटर से पहले किस में चेंज करोगे सेंटीमीटर में और फिर उनको ऐड कर देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू convert 57 kg 509 ग्राम into kg। मतलब kg वाले टर्म को तो हम एज इट इज रहने देंगे और ग्राम वाली को किसमें चेंज करेंगे kg में। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg जो होता है 1000 ग्राम। ठीक है, कि जो जिसमें भी किलो आते हैं उसमें 1000 होते हैं और जो भी उसके पीछे होता है वो उसमें टर्म्स आ जाती है। ठीक है, तो हमें निकालना किसमें ग्राम से किसमें चेंज करना है
केजी में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 1000 और यहाँ क्या हो जाएगा केजी। अब यहाँ ग्राम है और लेकिन हमें चेंज किसको करना है 509 को, तो 509 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 509 अपॉन में 1000। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिजिट सेम, सो एक जीरो आगे ऐड कर देंगे और 3 जीरोस है तो 3 डिजिट्स के पहले क्या हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। ये किस में चेंज हो गया केजी में। नाउ 57 केजी और उसमें ऐड क्या करेंगे 0.509 केजी, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 57.509 केजी आंसर आ जाएगा। ठीक है, now next part is, so in the next part we have another term that is milligram। तो अभी क्या था किलो, किलो में क्या होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं किलो इज अ बिगर टर्म एंड मिली इज स्मॉलर टर्म। मतलब स्मॉलर किससे होगी ग्राम से, और किलो किससे ग्रेटर थी इस ग्राम से ग्रेटर थी। ठीक है, तो वहां पे किलो की जगह वहां किलो में क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, और यहाँ पे अगर मिली जो है इसे छोटी टर्म है तो मतलब इसमें 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेंज किससे करना है मिलीग्राम से, तो हम क्या लिखेंगे 1 मिलीग्राम और ये 1000 इधर रखा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ग्राम। आंसर आगे आप क्या हो जाएगा हमारे पास 5728 मिलीग्राम में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर देंगे इसको किससे 1000 से। ऑलरेडी डिजिट्स क्या है यहाँ पे सेम है, तो क्या हो जाएगा सिंपली 3 डिजिट्स के इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ सॉरी ग्राम था, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, इसी में चेंज करना था, बाकी और कोई टर्म ऐड करने की नहीं है, तो इसीलिए ये सेम रहेगा। इसके बाकी के पार्ट्स ऐसे ही मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना है, सिंपली यही करना है आपको 1000 से डिवाइड करके उसमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव किलोलीटर लीटर इनटू किलोलीटर में चेंज करना है। ये सेम हमारे पास कैसे है किलोग्राम ग्राम वाला, जैसे 1 किलोग्राम में क्या था किलोग्राम जो होती है किससे होती है ग्राम से ग्रेटर टर्म होती है, इसी तरह यहाँ लीटर क्या होगी किलो लीटर से छोटी टर्म होगी, तो क्या हो जाएगा 1 किलो लीटर में क्या होगा 1000 लीटर होगा। अगर हमें किस में चेंज करना है, क्योंकि हमें किलो लीटर में चेंज करें तो 1 लीटर की किसकी टर्म में करें किलो लीटर, वो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना लीटर है सर 36, तो क्या हो जाएगा 36 के डिवाइड में आ जाएगा 1000। अब हमें डिजिट सेम करनी है, तो कितनी जीरोस ऐड होंगी 2, क्योंकि 4 वो करनी है, 3 डिजिट्स के पहले क्या आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ गया हमारे पास किलो लीटर में आंसर। अब एक और टर्म थी, इसीलिए हमें क्या करना है ऐड, अगर एक और टर्म नहीं होती तो सिंपली यहीं तक आंसर आ जाता, जो कि इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, 25 प्लस 0.036 और ये क्या आंसर आ जाएगा 24.036 किलो लीटर, इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, जो टर्म जिसको चेंज करना होता है अगर वो सेम है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आगे वाली टर्म पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, ना अब टर्म है लीटर मिलीलीटर, उसको चेंज किसमें करना है लीटर में। जैसे ग्राम में था क्या था ग्राम में, जैसे यहाँ था 1 लीटर क्या होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, मतलब कि ये जो लीटर वाली टर्म है वो किससे छोटी है किलो से छोटी है, और मिली से क्या है बिगर है, इसीलिए जो बिगर टर्म होती है उसमें 1000 उधर जाके ऐड होता है, तो जिससे ग्रेटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मिली से चेंज करना है मिली लीटर से, तो क्या हो जाएगा 1 मिलीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/1000 लीटर के इक्वल, और यहाँ पे कितना है 34 मिलीलीटर है, तो उसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 34/1000 लीटर, जो कि चेंज करेंगे तो कितना फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करनी है, तो 4 डिजिट्स है और यहाँ पे भी 4 3 डिजिट्स के पहले वो पॉइंट आ जाएगा, और ये क्या होगी चेंज लीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म भी थी, अगर यहाँ टर्म नहीं होती तो कहाँ तक आंसर होता सिर्फ यहाँ तक, तो 24 में ऐड करेंगे हम क्या 0.034, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 24.034, और किसमें आंसर आ गया लीटर में। ठीक है, सो इसके बाकी के पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं, ऐसे ही सेम होंगे जैसे हम डिवाइड और ये कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे। हियर वी कंप्लीटेड आवर डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिमेट्री। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students, this is for class 6th. Students, as you all know, in previous video I started with the chapter articles and we discussed about the indefinite articles, and they are a and we discussed about the rules also. Now let's start with the definite articles. Today I will tell you the rules of definite articles which are here. We discussed about e part तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट। एफ बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं
first, second, third, fourth, fifth, sixth, like this. The numbers like this we are using, they all are called ordinal numbers. और इन ordinal numbers के साथ before ordinal numbers we are using the. नेक्स्ट इज़ व्हेन वी स्पीक ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन, जब हम पॉपुलेशन या ऑफ नेशन के बारे में बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो भी हम यूज़ करते हैं द. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ ट्रेन, अबाउट ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड, दे before them we are using the. Before the names of well-known buildings, institutions, museums, monuments, these are all in, before all these names also we are going to use the. Next is before the names of newspaper, before the names of musical instruments, then also we are using the. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या फिर पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं, उनके आगे हम द यूज़ करेंगे. विद द नेम्स ऑफ स्केर्ड और होली बुक्स, विद द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियन, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड एंड कैनाल्स, इन सब के नाम के आगे भी हम क्या यूज़ करेंगे? द. विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, किसी के प्लूरल नेम्स भी होते हैं, जब प्लूरल नेम्स के आगे भी हम क्या यूज़ करेंगे? द. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग द वर्ड्स रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स इन देयर नेम्स, ऑल्सो वी आर यूजिंग द. विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज बट नॉट द नेम विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हम किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं, हम फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं, देयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ द. जब हम किसी सन या किसी ईयर के बारे में बात करेंगे, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ द. You can read all the rules which are in your book regarding the. Okay students, this is very helpful for you and it will clearly tell you about where you are going to use the and where you are going to use a or an. Okay students, now on the basis of on the basis of articles, we are having a book exercise. You can see on the previous page number 46. Now let's start with the book exercise. Fill in the blanks with a or an. First sentence is NASA. NASA experts claim to have received an SOS call from another galaxy, and we are going to use here because this is abbreviation. The physician told the patient that he should have an ultrasound examination performed. अल्ट्रासाउंड क्यों के साथ एन क्यों आएगा? बिकॉज वी आर हैविंग यू मीन्स वोवल साउंड वर्ड. नेक्स्ट इज शी यूज टू बी डैश आर्किटेक्ट, नाउ ही हैज़ हर ओन बिजनेस. Here we are going to use an. I can think of an H is not a 100 reasons not to sell this gorgeous house. Some people saw an UFO in the sky above Madrid last night. Could you add a little salt to the soup? Is it possible to create a herb garden with very little space? A little kitten followed me on my way to school. Do you have an unique talent? A unique. We are talking about a. Maggie's house has a outdoor patio and a used swimming pool. Okay students, now on the basis of this we are having a book exercise of related to definite articles. Now let's start with that, and some I have done. Remaining also I will tell you if you don't do. अगर आपने अभी तक exercise नहीं की है, just do it.
फिलिंग द ब्लैंक्स विद यूजिंग ए एन और द। अब आपको इसमें तीनों आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो ही आर्टिकल यूज़ करेंगे, आपको तीनों आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। टुमारो मॉर्निंग वी सेट सेल ऑन द टाइटैनिक। द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कंपनी फॉलोड अ यूनियन। कैन आई टेक अ ट्रम्पेट यू यूज़। द 40s was a period of peace and harmony. The fifth person in a queue fainted. I noticed an unusually strong smell. She has given a lot of money to a poor. The French enjoy cheese. A honor of this kind is what everybody dreams to get. The Himalayas is seen to be melting due to rapid temperature rise. Now we completed with this book exercise also, and we have completed with this chapter also. Some I can tell you are words. Omission of the articles, how you are going to use omission of articles. हमें omission of articles यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. Just we are going to read the sentence. If the sentence is appropriate, then no need to omit the articles. And on the next page we are having a book exercise regarding omission of articles. Now let's start from there. That is on page number 449. Sorry. Complete these sentences. You may have to add, change or omit articles. इन sentences में अगर आपको articles change करने हैं according to the sentences, you can do, and also you can do one thing or more. omission क्या होता है कि अगर कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो उसकी प्लेस पे दूसरा वर्ड, या उस वहाँ पे अगर कोई मिसिंग है तो वहाँ पे कोई वर्ड पुट करना. ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स. द डॉग्स मेक द ग्रेट pet. Okay, like this you are going to do, and do this exercise on your own. This is your homework. Okay students, I hope you understand this chapter and do this exercise so that you will get the practice also. अगर आपकी practice भी हो जाएगी और इससे आप इस exercise को complete भी कर सकते हैं. Okay students, thank you everyone. Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, for class 6, as we all know that we are preparing the SA1 revision part. So up to that we have already completed 6th chapter, and today we are just going to start the next revision of question answer. So let us start. So student, today we are just going to start the chapter number 7, that is sympathy. So let us start. So see the first question. First question क्या है? Why was the poet in need of help? कि poet जो है वो help की need में क्यों था? क्यों उसको किसी की सहायता की ज़रूरत थी? So answer of this question is the poet was in need of help because of he lay in sorrow. यानी कि उसको इसलिए आवश्यकता थी need help की क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास था. Now see the question number 2. So see the question number 2. How did the proud man help the poet? कि उस proud man ने कैसे उस poet की help की? Now see the answer of this question. The proud man helped the poet by giving him gold. यानी कि उस proud man ने poet की कैसे help की कि उसको जो है gold देकर उसकी help की. Now see the third question. What did the poet do after returning the money? Poet ने जो है money को return करके क्या किया? Now see the answer number 3. After returning the money, the poet stood react and said thanks and blessed on his charity. यानी कि पैसे वापस करने के बाद पोएट ने कहा
कि जो है वो उसका धन्यवाद करता है और उसकी इस जो है उसने जो चैरिटी दिखाई थी उसको जो है हेल्प करके उसके लिए उसको ब्लेस्ड किया। Now see the question number 4. How did the poor man help the poet? Poor man ने poet की कैसे help की? The poor man helped the poet by watching him night and day. यानी कि poor man ने कैसे help की उस poet की? दिन रात उसकी जो है देखभाल करके। Now see the question number 5. Why does the poet think that he cannot repay for all that he has done? कि पोएट ने उस पुअर मैन से कैसे क्यों कहा कि जो कुछ उसने किया है वो उसका बदले में उसका भुगतान नहीं कर सकता। The poet thinks that he cannot reply for all that he has done for him that was greater far heavenly sympathy which cannot be returned. पोएट ने कहा कि जो कुछ भी उसने किया है वो उसके बदले में उसके वापसी कुछ नहीं दे सकता क्योंकि वो उसके पैसों से भी ज़्यादा है और ये एक हेवनली सिंपैथी है जो उसने उसको दी है और सिंपैथी के अलावा वो कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। Now see, write the antonyms of the following words. ये वर्ड्स है जिनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं यानी कि अपोजिट वर्ड। तो सौरो का क्या हो जाएगा? जैसे दुख तो उसका खुशी जॉय। डीप का मतलब होता है गहरा और शैलो यानी कि जिसमें कम गहराई हो। इरेक्ट का जो है आपका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लैट और ग्रेट का हो जाएगा लिटिल और हेवनली का हो जाएगा मॉर्टल। तो ये आपके एंटोनिम्स है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम ऑफ राइम विद द वर्ड्स विद द कॉलम ए एंड राइट द इन कॉलम बी। आपको ये राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स का देखिए, बोरो का क्या हो जाएगा आपका सौरो और ब्रीफ का ग्रीफ। इट मीन्स व्हाट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड में जो बैक के दो जो साउंड निकलते हैं वो जो है आपके मिलते जुलते से होने चाहिए। जैसे ब्रीफ में हो गया ग्रीफ, लाउड का हो गया प्राउड, गेन का हो गया पेन और फाउंड का हो गया बाउंड। तो इस तरह से जो है ये राइमिंग वर्ड्स हैं। अब इसमें देखिए आपका जो है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको सेंटेंस बनाना है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब हो क्या है? व्यथित। आई एम जस्ट अ पेट डिस्टर्ब फादर। मैं थोड़ा सा जो है व्यथित हूँ फादर। तो ये जो है इसका आपका सेंटेंस हो गया। ग्रीफ में क्या हो जाएगा? ग्रीफ मेड पीपल से क्रूअल थिंग्स समटाइम। यानी कि जो है ग्रीफ कभी कभी पीपल्स को क्रूअल होने पे कभी कभी मजबूर कर देती है। और ब्लेस्ड का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा शी इज ब्लेस्ड विद बोथ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। उसको दिमाग और सुंदरता दोनों ही प्राप्त है। और चैरिटी होगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटी आर नॉट गेस्ट। और जो चैरिटी की जो चीजें होती है उसे गेस्ट नहीं किया जा सकता। हेवनली का है द सन मून एंड स्टार्स आर हेवनली बॉडीज। सन मून और स्टार जो क्या है ये आकाशीय पिंड है। तो ये आपका हो गया जो है वर्ड मीनिंग। सो स्टूडेंट आज का ये वीडियो यहीं तक। आपको जो करना क्या है एज यूजुअल जो हर समय मैं आपको बताती आई हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK. Here class is 6th and chapter number 23. So let's start. Student, chapter number 23 is world languages. There are about 6,500 spoken languages all over the world. At least 92 of them can be heard on the street New York. तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड है उसमें 6,500 के अराउंड जो लैंग्वेज है वो स्पीक की जाती हैं और जिसमें से 92 क्या है जो न्यूयॉर्क में बोली जाती हैं। और इस जो चैप्टर में आपको 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोकन लैंग्वेज है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज है मैंड्रियन। मैंड्रियन कौन सी लैंग्वेज होती है? इट इज मोस्ट वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय द इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इट इज नेटिव लैंग्वेज ऑफ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। चाइना के लोग हैं उसमें से 2/3 लैंग्वेज जो पॉपुलेशन है वो ये वाली लैंग्वेज स्पीक करती हैं। इट इज नॉट इजी टू लर्न एंड ईच वर्ड कैन बी प्रोनाउंस इन 4 डिफरेंट वे। ये बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है और इसमें एक वर्ड को
4 टाइम्स प्रोनाउंस कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग तरीके से. अब नेक्स्ट वन इज स्पेनिश, नेक्स्ट वन इज रशियन, इंग्लिश, हिंदुस्तानी, अरबिक, बंगाली एंड पोर्टुगीज, मलया, इंडोनेशियन, फ्रेंच. तो स्टूडेंट सेकेंड इज स्पेनिश. स्पेनिश स्पोकन इन जस्ट एवरी साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है उसमें बोली जाती हैं. Now next one is Russian. Russian is the one of the 6 language in UN. Russian is spoken not only in mother country but also Belarus, Kazakhstan and US. Student Russian जो language है वो एक 6 लैंग्वेज है जो UN रशियन के लोगों में बोली जाती हैं और ये भी मोस्ट स्पीकिंग करने वाली लैंग्वेज है. नाउ नेक्स्ट वन इज इंग्लिश. ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. मोस्टली कंट्रीज लैंग्वेज को ऑफिशियल वर्क में यूज करते हैं और जो यूएसए वगैरह है उसमें तो ये एज ए मदर टंग यूज होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तानी. इट इज प्राइमरी लैंग्वेज इन इंडिया एंड ए ह्यूज नंबर ऑफ डायलॉग्स ऑफ विच इज मोस्ट हिंदू कॉमनली स्पोकन. इस जो लैंग्वेज है उसमें मोस्टली जो डायलॉग होते हैं वो यूज होते हैं बोलने के लिए और ये इंडिया की मदर टंग है. हिंदी है, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं इसको. नाउ नेक्स्ट वन इज अरबिक. It is one of the world oldest language is spoken in the Middle East. मिडिल ईस्ट मध्य जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें बोली जाती है ये और ये जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है उनमें काउंट होती है और दैट इज अरबी. नाउ नेक्स्ट वन इज बंगाली. बंगाली क्या है? बांग्लादेश में स्पीक की जाती है एंड बीइंग कनेक्टेड विद इंडिया. जो लोग इंडिया से कनेक्ट है बांग्लादेश के वो लोग बंगाली भाषा स्पीक करते हैं एंड इन नंबर ऑफ पीपल हैज ग्रोन मेजरली. और इंडिया में भी मतलब बहुत सारे लोग हो गए जो बंगाली लैंग्वेज का यूज करते हैं. पोर्टुगीज. इट इज यूजुअली स्पोकन इन ब्राजील. ब्राजील की नेशनल लैंग्वेज है पुर्तगाली. मकाओ, अंगोला, वेनेजुएला एंड मोजम्बिक्यू. तो ये इसके जो कंट्री है इनमें बोली जाती हैं और ये पोर्टुगीज लैंग्वेज है. और किस कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है? ब्राजील की. नेक्स्ट इज मलया इंडोनेशियन. स्पोकन इन द बोथ मलेशिया एंड इंडोनेशिया. स्टूडेंट जो ये लैंग्वेज है ये 2 ही कंट्री में स्पीक की जाती है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रेंच. फ्रेंच इज मोस्ट रोमांटिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. फ्रेंच इज स्पोकन इन टोन्स ऑफ कंट्रीज बेल्जियम, कनाडा, हटाई एंड इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोर देन 25 कंट्रीज. फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो 25 कंट्रीज में, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसी तरह फ्रेंच एंड जापानीज 2 लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होते हैं. मोस्ट ऑफली कहाँ यूज होती है? कंपनी एरिया में, जहाँ पे जो कंपनी में जो पर्सन्स होते हैं वो फ्रेंच या जापानीज कंपनी ज़्यादा हैं तो कॉन्टेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको एक असाइनमेंट भी मिल सकता है. अगर आप राइट करना चाहें तो इसको लर्न कर लें. अदरवाइज राइट 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, दैट इज द असाइनमेंट. तो आप अगर चाहो तो इसको नोटबुक में राइट कर सकते हो बट अदरवाइज इसको लर्न कर लेना. 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन कौन सी है ये आपको यहाँ पे गिवन है. ओके Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's my topic is MS Excel. So let's revise MS Excel. Okay. Our first question is what is MS Excel? MS Excel is an application software that is used to making record of relative data. जो सेम डेटा होता है उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जांपल सैलरी शीट, बैलेंस शीट, लाइक दैट. ओके तो स्टूडेंट MS एक्सेल की स्क्रीन हम ओपन करते हैं वही प्रोसेस है जैसे कि वर्ड को ओपन करते हैं और प्रोग्राम एसेसरीज ऐसे MS ऑफिस में जाके यही प्रोसेस है. और जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी. उसमें एक टेबल टाइप में जो कहते हैं ना ग्रिड लाइन में आपको फॉर्म मिलेगी इस तरह से रो और कॉलम में. इसके कंपोनेंट कौन कौन से MS एक्सेल के? फर्स्ट वन इज रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक एंड वर्कशीट. दैट आर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट. स्टूडेंट जो ये बॉक्स है इसमें जो वर्टिकल बॉक्स है इसको बोलते हैं हम कॉलम एंड जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है इस तरह से ये क्या है हमारी रो. और जो एक कंप्लीट एक छोटा बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल. मीन्स जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या है हमारा सेल. इस कंप्लीट सीट को बोलेंगे वर्कशीट. बट हमारे पास आपने देखा होगा जब स्क्रीन ओपन करते हैं तो वर्कशीट 1, 2, 3 इस तरह से बहुत सारी वर्कशीट होती हैं.
इन सभी वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वर्क बुक. ओके, नाउ वी डिफाइन रो, कॉलम, cell, workbook and worksheet. Our first one is row. Horizontal lines are called rows. Total row कितनी होती है? 10,48,576. स्टूडेंट जो ये इनकी संख्या है वो अकॉर्डिंग टू वर्जन अलग अलग होती हैं. तो जो 7 का वर्जन है उसमें क्या होता है? 10,48,576. नेक्स्ट वन इज कॉलम. वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है. ये होते हैं 256. वैसे तो ये रोमन लैंग्वेज में लिखे होते हैं ABCD अप टू, फिर बट काउंटिंग में 256 होते हैं. सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल. मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था. वर्कशीट, वर्किंग एरिया होता है. वो क्या होता है? वर्कशीट जहाँ पे हम वर्क करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम टाइपिंग वगैरह करेंगे तो ये हमारा वर्किंग एरिया है, दैट इज वर्कशीट. एंड कलेक्शन ऑफ वर्कबुक इज वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक. वर्कबुक क्या होती है? जो मैनी वर्कशीट होती है उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आप MS एक्सेल में कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .exe. फॉर एग्जाम्पल आपके फाइल फोल्डर में बहुत सारी फाइल है, आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी एक्सेल की कौन सी वर्ड की, तो आप चेक करेंगे जिसके पीछे exe है इट मीन्स वो एक्सेल की फाइल है. जिसके पीछे DOC है वो क्या हो जाएगी? वर्ड की फाइल, डॉक्यूमेंट. विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS Office 2019. जो वर्जन है वो MS Office का लेटेस्ट वर्जन है. और MS एक्सेल में इस तरह का फिल इन द ब्लैक्स पे आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है या एक वर्ड प्रोसेसर है. अगर यहाँ पे MS वर्ड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? वर्ड प्रोसेसर. एक्सेल है तो स्प्रेडशीट. अगर नोटपैड होता तो टेक्स्ट एडिटर. तो ये अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, अपने वर्क के अकॉर्डिंग. एप्लीकेशन क्या मीन्स कहाँ कहाँ ये यूज होता है? रिकॉर्ड बनाने में, टाइम टेबल, सैलरी शीट्स, बैलेंस शीट्स, रिपोर्ट कार्ड, चार्ट ऑफ रिकॉर्ड एनी डेटा. मीन्स कोई भी डेटा आपके पास उसको विद चार्ट आप इसमें रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं MS एक्सेल में. और टेबलर रिकॉर्ड ऑफ एनी डेटा मीन्स कोई, लास्ट में यही है कि जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि किसी भी डेटा का टेबल में रिकॉर्ड बनाने के लिए हम MS एक्सेल का यूज करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे जो MS एक्सेल से रिलेटेड थे. आपको इनको रिवाइज करना है एग्जाम के लिए. और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखें. MS एक्सेल को ओपन करके कोई भी टेबल बना के देखें, टाइम टेबल वगैरह की. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. A very pleasant morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming all of you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our Essay 1 syllabus exam. So, to continue that, I am going to discuss today's chapter 2, that is the component of food. In this video, we will do the revision of the summary of the whole chapter and a few roundups. You can say that the few terms that are very important for us to know about this chapter. So student, let's get started it. Student, we are going to discuss firstly word banks that are given in this chapter 2. फर्स्ट वन इज एंजाइम्स. देखिए स्टूडेंट, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ये एक वर्ड है दैट केमिकल रेगुलेशंस सर्टेन प्रोटीन दैट रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी. वो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं कुछ, मतलब इस तरीके के आप कह सकते हो फिक्स प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, चेकआउट करते हैं कि एक्सेस अमाउंट में केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, या उनको कंट्रोल करना. सो ये सारा फंक्शन जो होता है वो एंजाइम्स का हो जाता है. बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अमीनो एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड्स जो होते हैं उस बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हो, छोटे छोटे सेल्स के फॉर्म में या फिर इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, प्रोटीन के होते हैं. ओके, जब अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन फॉर्म होता है.
सॉरी प्रोटीन फॉर्म होता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। फैट सोल्यूबल वाइटामिन मैंने आपको बताया कि वाइटामिन दैट आर सोल्यूबल इन फैट एंड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो वाइटामिन हमारी बॉडी में जाकर के मतलब स्टोर हो सकते हैं एंड ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, सो दे आर नोन एज द फैट सोल्यूबल वाइटामिन। एंड नाउ स्टूडेंट देखिए कुछ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन भी होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन वो वाइटामिन होते हैं जो कि वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, सोल्यूबल होते हैं, बट हमारी बॉडी में ये लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। यू नो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है, डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट। उस बैलेंस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे प्रॉपर अमाउंट में, कोई भी ज्यादा नहीं होगा, मीन्स जैसे हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारा एक प्रॉपर तरीके से इनका प्रॉपर अमाउंट होगा, गिवन सर्टेन अमाउंट में फिक्स होता है, दैट इज नोन एज द बैलेंस डाइट, जो कि हमें लेनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट है फूड का जो कि एक हेल्दी बॉडी को, एक हेल्दी पर्सन को, सभी को मतलब नीड होती है इसकी। फूड तो ले लेते हैं बट उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी उस फूड कंपोनेंट में होते हैं, तो वो हमें एक हेल्दी पर्सन को मतलब हमें लेनी चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज, अ डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। अगर सपोज दैट हमने कोई फूड लिया, खा लिया, हमने खाना खाया, उसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारी होती है, दैट इज नोन एज द डेफिशिएंसी डिसीज। जैसे सपोज दैट किसी को विटामिन डी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो उसे किस टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी? जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, डी से रिकेट्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उसको भी डिफरेंट मतलब एमीनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आयरन की कमी हो गई, तो इस तरीके से बहुत सारी डिसीज होती हैं, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है एंड दे आर नोन एज द डेफिशिएंसी डिसीज। नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी का क्या होता है? द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग वेरी फैट, बहुत ही ज्यादा मोटापा, इट इज नोन एज द ओबेसिटी, ठीक है। फैट हमारी बॉडी में ज्यादा एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाता है, सो दैट इज नोन एज द ओबेसिटी। नाउ स्टूडेंट, हियर इज द राउंड अप दैट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। फूड कैन बी क्लासिफाइड एज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। जो हमारा फूड है उसे हम 2-3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एनर्जी गिविंग, जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग यानी जिसको खाकर हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड, वो फूड जिनको खाने से हमें डिसीज से प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है आपका फूड कंटेन 7 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में 7 टाइप्स के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। ये सारे 7 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें एक प्रॉपर अमाउंट में लेना भी चाहिए एंड प्लस में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इससे हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट हम किस लिए लेते हैं? क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। दे कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड स्टार्च, और सबसे ज्यादा इसमें शुगर एंड स्टार्च होता है। फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो प्रोटीन होते हैं अगर हम उनको लेते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है और इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। दे हेल्प इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, हमारी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज अगर डैमेज हो जाते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एंड उनकी रिपेयरमेंट करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। हमारी बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड प्लस में गुड हेल्थ के लिए विटामिन एंड मिनरल्स हमें कॉन्टिन्यूसली लेते रहना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट है ये हमारे। वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अवर बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर। वाटर की भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। रफेज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब रफेज है वो भी हमें एक प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब रफेज में फाइबर से रिलेटेड लाइक आपका जो सैलेड वगैरह होता है वो सारा रफेज में आता है। अब बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। अभी मैंने जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज, प्रोटीन, वाटर, ये सारे
जिस अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट में जिस डाइट में कंटेन किए जाते हैं, मीन्स जिस भी डाइट में ये सारी चीजें होती हैं, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ फूड कॉजेज ओबेसिटी, अब ज्यादा खाना खा लेना भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, एंड प्लस में ये ओबेसिटी क्रिएट करता है, मोटापा बढ़ता है इससे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कॉजेज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, अगर किसी को प्रोटीन की कमी है, फैट की कमी है, कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी भी पर्सन को ये तीनों की कमी है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको PEM हो गया है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन डिसीज हो गई है। नाउ मूव टू द सेल्फ चेक। से स्टूडेंट, इट इज अ सेल्फ चेक क्वेश्चन। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यू कैन सी इट इन योर वर्ड बैंक ऑल्सो एंड थ्रू योर राउंड अप। ओके, राउंड अप में भी दिया हुआ है लास्ट से थर्ड, और सेल्फ चेक में आपका बैलेंस डाइट के प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, तो आप देख सकते हैं बैलेंस डाइट की प्रॉपर डेफिनेशन ये दी हुई है, तो यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग मैचअप्स में देखिए क्या करना है। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन सी से स्कर्वी, आयरन से ऑस्टियोपोरोसिस, सॉरी आयरन से एनीमिया, एंड कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, नेक्स्ट आपका व्हाट इज PEM? स्टूडेंट, मैंने PEM के बारे में आपको आपके राउंड अप में से भी बताया था, बट यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज रिलेटेड टू PEM। ओके, तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक राइट कर सकते हैं कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये डिसीज होती है PEM। ओके, और यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एनर्जी फैट, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कॉजेज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, दिस वुड बी द बेटर वन। ओके, तो आप इसे यहाँ से राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग वेरी फैट। So we have done our today's content for the revision work. That's all for today. Take care. Goodbye, student. Do your revision work continuously.